विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में समाहित किए गए हैं, विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में समाहित किए गए हैं, जिनकी उत्पत्ति का ठीक ठीक हमें नहीं पता है कि फरुआ कहाँ से आया, मड़ई कहाँ से आई, लोटा कहाँ से आया। लेकिन ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं उनको हमने विदेशज की श्रेणी में डाल रखा है। कौन सा उर्दू भाषा से लिया गया, कौन फारसी भाषा से लिया गया, कौन इंग्लिश से लिया गया, कौन पुर्तगीज से लिया गया, कौन जापानी से लिया गया, इसके कुछ सेट पैटर्न है, उतना हमें देखना होता है। जो संस्कृत भाषा के शब्द सीधे तौर पर हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में भी एक अर्ध तत्सम है और एक तत्सम है, जो अमी को लेकर के या अमृत को लेकर के, जैसे कोई शब्द संस्कृत का है और वह बिगड़े रूप में आ गया तो तद्भव हो गया, लेकिन कभी क्या होता है वो तद्भव के बाद फिर संस्कृत में पुनः चला जाता है तद्भव के रूप में ही, तो वह तत्सम होता है और उस तत्सम को अर्ध तत्सम कहा जाता है। भाषा एक गतिशील इकाई है, चलती रहती है। हर भाषाएं दूसरी भाषाओं का शब्द लेती हैं, विचार तो हमारे होते हैं। जैसे अब हमको डॉक्टर बोलना है तो हम डॉक्टर कैसे बोलेंगे, हमें अ लेना है। पुलिस है, रेलवे स्टेशन है, तो दूसरी भाषा के शब्द। ऐसे संस्कृत भाषा के भी कुछ शब्द आम बोलचाल में या कथावाचन में या व्याकरण में जो पहले उसका तत्सम था वो तद्भव बना और तद्भव पुनः चला गया उसके पास, तो इसको अर्ध तत्सम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अमी को लेकर के आपके मन में काफी वो था कि अमी तो दिखा रहा है कि वो, हाँ ठीक बात है, वो यहां से यहां आया और फिर यहां चला गया। संस्कृत में है तो अर्ध तत्सम में है, लेकिन अब हम लोग उसका उस तरह का विभाजन नहीं देखते। संस्कृत वाले अपना पढ़ते हैं तो हम लोग दो ही विभाजन रखे, तत्सम और तद्भव। जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं सीधे तौर पर तत्सम है, और जो बिगड़े रूप में प्रयोग हो रहे हैं वो तद्भव है। तद्भव वहां फिर से चला गया। हाँ सर, आराम से आप पकड़ तो रहे, कितना पकड़ेंगे। व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं वैयाकरण। तहत, शहद, बताए तो थे जिसमें आपका अगर मुंह कम खुलता है आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। भाषा, एक मिनट, ये जैसे उस दिन बालुका था ना, उसका जो सही सही का शब्द है वो बालुक है, बालुक। लेकिन अब बालुका का प्रयोग संस्कृत में हो रहा है, बालू तद्भव के रूप में रखा गया है, तो हमने उसको अर्ध तत्सम के बजाय तत्सम में मान करके, बालुका हमारे चॉइस में था, बालुक था नहीं। अब उसका उच्चारण जब आप करेंगे बालुक, बालुक, मुंह बंद हो जा रहा है, बालू, दोनों में अंतर है। जैसे इनका शहद है, शहद किस में रखा जाएगा, इसका तत्सम क्या है। देखिए, एक चीज आपने तय कर लिया था कि किसी भी तद्भव शब्द का तत्सम अवश्य होगा। तद्भव शब्द तत्सम का परिवर्तित रूप है। हर तत्सम का तद्भव होगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर तद्भव का तत्सम अवश्य होगा। तो मधु का फिर तत्सम तद्भव क्या हुआ। ये तद्भव शब्द है कि तत्सम शब्द, उर्दू है, ये देशज शब्द है, ये देशज शब्द है। आप तद्भव तत्सम की आपको लगता है कि हर देशज शब्द तद्भव है, नहीं, और हर तत्सम का तद्भव है, ऐसा भी नहीं है।
तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य जो आपको दिया रहे, आप थोड़ा सा सोचिए कि संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग हो रहा है तो तत्सम है, उसका कुछ बदला हुआ रूप रहेगा तो तद्भव चला जाएगा। देशज जो सामान्य बोली के शब्द हैं, विदेशज जो आपने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। लंबे समय तक दूसरी भाषाओं के शब्द जब बोली में सम्मिलित रहते हैं तो वो देशज बन जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का ठीक ठीक नहीं पता रहता है। कारवां कहां से आ गया, आ गया, धीरे धीरे बोली में आ गया हमारे। और जब आप तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज किन्हीं दो को मिला देते हैं तो संकर बन जाता है। रेलगाड़ी, रेल आपने ले लिया वहां से और गाड़ी ले लिया आपने, तद्भव है गाड़ी, गाड़ी देशज शब्द है। गाड़ी यहां से ले लिया, रेल आपने विदेशज से ले लिया, रेलगाड़ी। टिकट, घर, संकर शब्द, देशज शब्द है, देशज बोली में आ गया आपके। अब देशज हो गया ये, अब ये देशज में आ गया बोली में। जब एक लंबे समय तक कोई आपकी बोली में सम्मिलित हो जाएगा जिसकी उत्पत्ति का ठीक ठीक नहीं पता है तो वह देशज हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बड़े पढ़े लिखे लोग पेपर बनाते हैं, एक आध ही तो रहता होगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कह दिया जाए अभी 30 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्या आप ये दावा करेंगे गलतियां नहीं? ह्यूमन एरर 10% होता है, बड़े अनुभवी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। ये थॉट प्रोसेस की बात है कि आपको केवल कमियां दिख रही हैं उनकी, ऐसा नहीं है। वो भी आपके विभाग के टीचर ही होते हैं। एक क्वेश्चन से जिंदगी थोड़ी डिसाइड होती है साहब। 28 उन्होंने सही डाले, आपका ध्यान केवल एक पर लगा हुआ है। ये तो थॉट प्रोसेस का मसला है कि आप हमेशा जो है, देखिए किसी भी काम को करने का दो तरीका है। एक, आप लीडरशिप क्वालिटी अपने ऊपर लेते हैं, दूसरा आप दूसरे के ऊपर डालते हैं। सिस्टम गलत है, ये गलत है, सब चोर है, सब बदमाश है, सब बेकार है। अब थोड़ा अपने अंदर झांक लीजिए। बुरा जो देखन में चला, देश खराब, सरकार खराब, ये खराब, वो खराब। अब पूछिए कि भैया इस देश में जन्म लिए तो आपने क्या दे दिया? आप पानी लिए, खाना लिए, सड़क लिए, बिजली लिए, सब कुछ तो लिए, उसके बाद आपने दिया क्या? तो दिए के नाम पे 0 है। वो भी टीचर है। ये कहना बहुत आसान है कि ये लोग क्या करते हैं क्वेश्चन, हाँ उस पर भी कार्रवाई होती है। टेट का जो पेपर इन्होंने गलत बनाया था, सिस्टम में गलत लोग आ जाते हैं। कैसे आते हैं आप जानते हैं अच्छी तरीके से। पूरे के पूरे पैनल को बर्खास्त किया गया और इस नोट के साथ कि भविष्य में किसी भी एग्जाम का पेपर नहीं बनाएंगे। तो आप ही के बीच से जाते हैं, आप ही के बीच से जाते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी में जो लोग बैठे हैं या पीएससी में बैठे, जहां बैठे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं मैडम। बुरे लोग बेहद कम हैं, लेकिन वो बड़े प्रभावशाली होते हैं। किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी देश में अच्छे लोगों की संख्या बहुतायत होती, तभी समाज चलता है। कहना यह बहुत आसान है कि फला जाति बहुत खराब है, फला धर्म बड़ा खराब है, फला जो है देश बड़ा खराब है। सब पाकिस्तानी बुरे हैं और हिंदुस्तानी सब बहुत अच्छे हैं। हमारी जितनी समस्याएं होंगी, निजी समस्याएं हमारे घर के लोगों से है, परिवार के लोगों से है। हमें कोई पाकिस्तानी नहीं आता है जो है मेल काटने हमारा। ये कहना बहुत आसान है कि दूसरे सब बुरे हैं और बस सिस्टम। परीक्षा में 30 सवाल में शायद एक आध सवाल किसी प्रश्न में उसकी भी वेरीफाई करते हैं। अलग से उन्होंने कमेटी बना रखी है, 2 कमेटी, एक स्पेशल, फिर से देखे कोई चूक ना हो। निर्देश हो जाती है साहब, चूक हो जाती है, हमसे आपसे होती है। हम तो बना रहे हैं बैठ करके, होती तो है चूक। 1 का B 2 का C हो जा रहा है। और आप करके देखिए, उनकी इच्छा नहीं होती, किसी की ये उद्देश्य नहीं है। और आप इसको ऐसे समझिए कि 30 में 28 प्रश्न हमको कोई डाउट नहीं, उसको कर देना है। 2 को छोड़ दीजिए भाग के भरोसे, कुछ तो उनको भी करना है जो बैठे हैं कृष्ण। अंदर बैठे उत्पत्ति के आधार पर, अब अर्थ के आधार पर। पहले तो आपने 2 विभाजन कर दिया था,
एक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले, एकार्थी, अनेकार्थी। फिर आपने कहा जिनके समान अर्थ हैं, समानार्थी, यानी जिसको आपने पर्यायवाची कहा। जिसके विपरीत अर्थ है, जिसको आपने विलोम कहा या विपरीतार्थी कहा। और फिर एक विभाजन और आपने किया था, समश्रुत भिन्नार्थक, जो सुनाई तो एक तरीके से दे रहे हैं लेकिन अर्थ के अनुसार भिन्न है। समश्रुत भिन्नार्थक, अंश और अंश, अंश और अंश। ये मेरा अंश है, मुझे दे दीजिए, और ये मेरा अंश है। दोनों सुनाई एक, शहर शहर, शाम शाम, एक तरीके की सुनाई दे रहे हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। उसके बाद आता है रचना और बनावट के आधार पर। रूढ़, ऐसे शब्द जिनका खंड संभव नहीं है। शब्द के दो रूप हैं मुख्यतः, एक शब्द की अपनी जो ध्वनि है वो, और एक उसका अपना अर्थ है। तो जैसे कल है, ये शब्द है, अब ये ना अर्थ के रूप में टूट सकता है ना शब्द के रूप में। अगर आपने तोड़ा तो तुरंत ही आपको वर्णमाला में दिखने लगेगा। कल तल नल जल तब जितने भी हैं तुरंत आपको 52 में दिखने लगेंगे। तो ऐसे शब्द जिनका खंड न किया जा सके रूढ़ शब्द है। अब आता है यौगिक शब्द। ऑलरेडी वो शब्द है, उसमें दो में से कोई एक शब्द होता है, कभी कभी दोनों शब्द होते हैं, कभी कभी एक शब्द और एक शब्दांश होता है। शब्दांश आगे भी लग सकता है, शब्दांश पीछे भी लग सकता है। जैसे आपका शब्द है कार, इसमें आपने लगा दिया उपसर्ग अधि, बन गया अधिकार। इनको आप तोड़ेंगे तो कम से कम एक शब्द आपका अलग हो जाएगा। यौगिक शब्द में कम से कम एक शब्द का आपको अलगाव दिखेगा। विद्यालय में दोनों दिख जाता है, विद्या को भी अलग कर देते हैं और आलय को भी कर देते हैं, मेघ को भी अलग कर देते हैं, आलय को भी अलग कर देते हैं। यौगिक शब्द का खंड संभव है, अर्थ के आधार पर भी और ध्वनि के आधार पर भी। अब तीसरा जो प्रकार है, इन्हीं का मिला जुला प्रकार है, रूढ़ और यौगिक का। खंड तो संभव है ध्वनि के रूप में, लेकिन अर्थ के रूप में इनका खंड संभव नहीं है। जैसे आपने पंकज का कर दिया खंड, पंक बना दिया और जा बना दिया, तो ये हो गया कीचड़ गंदा और वो हो गया जन्म। लेकिन यहां पर ये था कमल, तो वह अर्थ अब आपको नहीं मिलेगा। ध्वनि के आधार पर तो विभाजन हो जा रहा है, लेकिन अर्थ के आधार पर विभाजन संभव नहीं है। ऐसे शब्द रूढ़ और यौगिक दोनों के गुणों को रखे रहते हैं। फिर एक प्रकार आपने बताया था प्रयोग के आधार पर। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं, वो सामान्य शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप हमेशा तकनीकी रूप में प्रयोग करते हैं। जीओ आया है, शासनादेश आया है, बीओ साहब आए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब आए हैं। तो ये तकनीकी शब्द हैं जिनका कोई अपना विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब तकनीकी शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब तकनीकी शब्द इतना बहुतायत में प्रयोग होने लगे कि वो सामान्य शब्द बन जाए मोबाइल, तो वो अर्ध तकनीकी कहलाता है। तकनीकी शब्द जब सामान्य शब्द की तरह आप प्रयोग करने लगे तो इसका मतलब वह अर्ध तकनीकी हो गया। ये हो गया प्रयोग के आधार पे। फिर अगला जो हम लोगों ने लास्ट वाला इसका विभाजन देखा था, वो था रूपांतर के आधार पे। क्या रूप भी बदलता है इनका? तो ऐसे शब्द हैं जिनका रूप बदलता है और ऐसे शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता है, जिसको हम लोगों ने विकारी और अविकारी के रूप में देखा था। तो विकारी वे शब्द हैं जिनका रूप बदलता है। विकार माने परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन होता है वो है विकारी।
और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो है अविकारी। अविकारी केवल एक पद है, वो है अव्यय। पद और शब्द में कोई अंतर नहीं है। जब वाक्य के बाहर रहेगा तो शब्द कहलाएगा, वाक्य में प्रयोग होगा तो पद कहलाएगा। जैसे ज्वालामुखी के अंदर जब तक मैग्मा है, मैग्मा कहलाएगा। पृथ्वी के ऊपर आ गया तो लावा कहलाएगा। हम घर में अपने माँ बाप के लिए अलग नाम से जाने जाते हैं, और जब ऑफिस में आते हैं तो हमारा नाम जो मार्कशीट में है वो हो जाता है। विकारी का जो विभाजन है वो संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ऐसे पद जो किसी नाम का बोध कराएं, किसी वस्तु के, व्यक्ति का, स्थान के नाम का बोध कराएं, वो संज्ञा पद कहलाते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं सर्वनाम। मेरा नाम है, आपका नाम आपका नाम है। लेकिन जब हमें आप दोनों लोगों को बिना संज्ञा के प्रयोग किया जाएगा तो मैं आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा। मैं आप अपने लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, वो दूसरा नाम है, और मैं दूसरा नाम है, उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सभी नामों के साथ प्रयोग किया जा सकता है, वो कहलाते हैं सबका नाम, सर्वनाम। हमने आपको भी आप कहा और आपको भी आप कहा, जबकि आप दूसरी संज्ञा है, आप दूसरी संज्ञा है। आपको कोई विद्रोह आपने नहीं किया कि उनको भी आप बोल रहे हैं, हमको भी आप बोल रहे हैं। लेकिन आपको अगर हम बोल दें अभी प्रीति, तो आप मुस्कुराएंगे, लेकिन आप हम बोलेंगे तो आपको भी और आपको भी तो कोई आपको अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरी सर्वनाम, सबका नाम। संज्ञा सर्वनाम का वर्णन करे, उसके बारे में कुछ बताए। अच्छा है, खराब है, ऊंचा है, नीचा है, ऐसा है, वैसा, कुछ भी बोले। वर्णन, विशेषता का मतलब केवल ये नहीं है कि आप पॉजिटिव बातें कहेंगे। आप कहिए बहुत बुरा है, अच्छा क्या है, बहुत बुरा भी विशेषण है, बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, ये जाएगा विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाएगा, यह विकारी पद है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि विद्यार्थी बहुत तेज लिखता है, तो तेज यहां विशेषण नहीं है, अव्यय है, अविकारी है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट है, अविकारी है वो। तो यह देखना है कि जो विशेषण का प्रयोग हो रहा है वो संज्ञा सर्वनाम के लिए हो रहा है कि क्रिया के लिए हो रहा है। वह तेज लिखता है तो वह के लिए तो तेज है नहीं, लिखने के लिए तेज है, लिखना क्रिया है तो क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर है? अब आता है क्रिया। जिस पद से या जिस शब्द से वाक्य में किसी कार्य के होने या किसी कार्य के करने का संकेत प्राप्त होगा वो कहलाएगी क्रिया। जिसमें आपने एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक संयुक्त क्रिया, एक सहायक क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया, इस तरह से क्रिया का विभाजन किया है। इसके बाद हम लोगों ने लिंग शायद पढ़ लिया है। वचन, वचन, वचन देख लीजिए, वचन लिख लीजिए। वचन की हेडिंग में संख्या वचन, हाँ हो गया। वचन हेडिंग में जहां लिखे हैं उसका नाम लिख दीजिए। हां, वचन का नाम है संख्या या संख्या वचन, पूरा नाम लिख दीजिए। प्रायः तो वचन का मतलब आप समझते हैं बोली, लेकिन जब हिंदी व्याकरण की दृष्टि देखेंगे तो वचन का मतलब है एक संख्या क्या बता रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की आप संख्या क्या बता रहे हैं। एक संख्या बता रहे हैं तो एक वचन, एक से अधिक बता रहे हैं तो बहुवचन। उसमें 2-3-4 पॉइंट हम लोगों ने शायद लिखे थे।
सम्मान आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप आए अभी, तो मैंने कहा कि अभी क्यों आ रहे हैं, जबकि आप तो एक वचन है, अभी क्यों आ रहा है, लेकिन हमको आदर देना है, आपको सम्मान देना है, तो हम बहुवचन में अभी क्यों आ रहे हैं। एक व्यक्ति को तो आ रहा है, लेकिन हमने बहुवचन बनाया। तो हिंदी की अपनी ये विशेषता है कि हम आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन में करते हैं। एक दो लाइन और लिख लीजिए। वही तो है, ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण उसी का चल रहा है। विकारी अविकारी में ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर अपना रूप बदलते हैं वो विकारी कहलाते हैं, और जो नहीं बदलते वो अविकारी कहलाते हैं। विकारी में आएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अविकारी में आएगा अव्यय। वही तो चल रहा है। वही तो आप कर रहे हैं। अव्यय भी हमने छोड़ रखा है। लिंग वचन कारक काल इतना करके रोक देंगे, कहेंगे तो अव्यय भी करके रोक देंगे। फिर हम अब बिल्कुल वहीं से चलेंगे, फिर पीछे से वर्ण पे आएंगे, फिर शब्द बनाएंगे। इस बार शब्द में पहले वो यौगिक क्यों उठाएंगे। यौगिक को उठाने के लिए हमें संधि सीखना है, समास सीखना है, उपसर्ग सीखना है, प्रत्यय पे थोड़ा सा समय ज्यादा दे देंगे। तो ये पूरा हमारा रिवीजन होगा और इसी पर टेस्ट होगा। हिंदी के लिए चिंता मत करिए, बशर्ते अब ये ना कहिए कि सब लोग यही कहते हैं कि मेरे विषय में चिंता। हिंदी तो आपकी मातृभाषा, हिंदी में क्यों चिंता है। हिंदी तो आपकी अपनी भाषा है। हिंदी में तो ठीक कर भी रहे हैं। हाँ? अब टेट में तो पहले प्रार्थना ये किया जाए कि जल्दी से कोई सिलेबस आ जाए, कोई तिथि आ जाए। अब सारा जोर इसमें लगाई प्रार्थना पर। अभी कोई सिलेबस हमारे पास नहीं है। अभी हम लोग 2021 में जो सिलेबस दिया गया था उसको यह मान करके कि इस बार भी ऐसा रहेगा काम किया जा रहा है। और 21 से लेके 25 में बहुत पानी गंगा में बह चुका है जी। चलिए, कल तो टेस्ट है ना मैथ्स का। कल नहीं, परसों ना, ट्यूसडे। हाँ तो ट्यूसडे भिन्न यूपीएस पीएस, सॉरी पीएस, ट्यूसडे भिन्न पीएस। हाँ, सिर्फ भिन्न। अभी दो ही चैप्टर तो आप पढ़े हैं ना, भिन्न और एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या पद्धति प्रतिशत भी। हाँ, तो कोशिश ये किया जाए कि बुध या बृहस्पति में एक और टेस्ट मैथ्स का, जिसमें नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति और भिन्न दोनों रहे। अगर ये तीन भी हमारे तैयार हो जाए बढ़िया से, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन, 12-13 सवाल हमारा वैसे सही हो जाएगा। हाँ, नंबर सिस्टम पे ज्यादा टेस्ट हम कराएंगे। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा वही विद्यालय में आधे घंटे का समय निकाल करके कक्षा 5 के बच्चों को जो सवाल आपको बुकलेट में मिला हल करा दीजिए, व्हाइट बोर्ड पर अपने जो है करा दीजिए। 2-4 सवाल बच्चों को कराइए, कम से कम वो याद हो जाए कि कौन सा आंसर है। क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे, आंसर हो सकता है कि वो कुछ बदले, ए बी सी डी जो यहां पर है, प्लस नाम बदले। हमने राम लिखा हो रही, हाँ हाँ, 250 करीब है। 7-8 सवाल हूबहू आपको मिलेगा, मतलब कामा मात्रा के साथ वही नाम हम बदलेंगे, राम को रहीम करेंगे, मोहन, जो भी उनको करना होगा और वो बदलेंगे, आपको मिलेगा उसमें से। 3 कर दीजिए बढ़िया से, 3 बढ़िया से कर दीजिए। 3 जिनकी मैथ्स मतलब मान लीजिए कि दुख दे रही है तो 3। अभी मंगलवार को है फ्रैक्शन, 30 सवाल की थोड़ा बढ़ा दें, 30। चलिए 1-2 और हो जाने दीजिए 30 का, फिर बढ़ा के अब 60 कर देंगे। मैथ्स में थोड़ा समय ज्यादा देंगे, मैथ्स में थोड़ा टाइम लेता है। एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें लिख के कारक कर लेते हैं।
वचन का परिभाषा लिख लीजिए, लिखे ही है आप, एक बार देख लीजिए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस पद से संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। सामान्यतः वचन का मतलब बोली होता है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से वचन का मतलब संख्या से है। अगर एक का बोध होगा तो एक वचन, एक से अधिक का बोध होगा तो बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्राण, आंसू ये सब देखे थे जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आदर सूचक, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जितनी हैं वो सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये किसमें, एक वचन में जाएंगे कि बहुवचन में? सोना खरीदेंगे नहीं, खरीदा जाएगा, सोना लिख लीजिए। अच्छा, पदार्थवाचक संज्ञाएं हो गए, तो 4 पॉइंट लिखे हैं, एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने जो ये लिखा था कि लिंग में कि जो हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं वो पुल्लिंग हैं, लेकिन उसमें एक हमने प्रयोग किया है सामान्यतः शब्द का ना, यानी ई और री। अभी अपवाद हम करवा देंगे, क्वेश्चन के माध्यम से करवा देंगे, तो ये छोड़ के हर जगह मैंने सामान्यता का प्रयोग किया है, लगभग ऐसे करके बोले हैं, यानी अपवाद हैं। ऐसे फिर आपका तिष्ठ जाए कि तो गलत हो गया है। भाषा में गलत सही कुछ नहीं होता है, प्रायः प्रायः किया गया है, तो यानी कि वो सब आगे आ जाएगा। इसमें भी ऐसे करना है, लिख ले। अकारांत शब्द, अकारांत, नहीं एडिंग में डालिए, उसी में एक दो पॉइंट लिख लीजिए। हाँ जी, नहीं उसी में आप अगला पॉइंट बना लीजिए, जो बनाए 3-4 पॉइंट बनाए हैं ना वचन में, 4 बनाए, एक और बना लीजिए। हाँ, नोट था, हाँ क्या था, हाँ वो तो हो गया, हो गया, इसी में लिख ले, हो गया, जाने दीजिए, जाने दीजिए। और इसको छोड़ दिया, आकारांत को छोड़ दिए, लिखिए दूसरी, इसी में लिखिए, दूसरी लाइन लिखिए। हर, छोड़ दिया, आकारांत छोड़ दीजिए, हो गया है। हर, हर, हर एक जैसे नहीं बोलते, हर एक आदमी यहां अच्छा है, कॉमा प्रत्येक, हाँ काट दीजिए, हर, प्रत्येक, कॉमा हर एक भी लिख दीजिए, का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। देखिए, जैसे कोई दूसरी भाषा से आप शब्द लेते हैं तो शब्द तो आप ले लेंगे विदेशज का, लेकिन उसके जैसे ही वो शब्द आपने ले लिया, सारे व्याकरणिक नियम हिंदी के फिर उस पर लगेंगे। जैसे आपने लिया मामला, तो वहां पर क्या है बहुवचन में, मामलात, मामले का मामलात, लेकिन हिंदी में मामलात नहीं है, मामले या मामलों। हिंदी के नियम अब उस पर लागू होंगे। वकील, वहां है वकला, वकील का बहुवचन है वकला, हमारे यहां नहीं चलेगा, वकील, वकीलों। तो दूसरी भाषाओं के शब्द जब आप ले रहे हैं तो ठीक है, लेने में कोई हर्ज नहीं, विदेशज शब्द के रूप में लिया जाएगा, लेकिन जब उसका आप वचन बदलेंगे तो हिंदी के व्याकरण के नियमों के अनुसार ही बदलेंगे। लिख लीजिए इसको, विदेशी भाषाओं, या विदेशज लिख दीजिए, विदेशी भाषाओं क्या, विदेशज शब्दों
का वचन रूपांतरण, का वचन रूपांतरण हिंदी के नियम के अनुसार होगा। हिंदी के नियम के अनुसार होगा। एक इसमें उदाहरण भी डाल दीजिए, जैसे फुट है तो इंग्लिश में बहुवचन में वो फीट बनता है ना, FEET फीट। हमारे यहां नहीं बनेगा, हमारे यहां फुट ही रहेगा हिंदी में। अब हिंदी में आप फुट को फीट नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में अपना लिखिए, फीट आप नहीं लिखेंगे, ये बहुवचन में गलत हो गया हिंदी में, इंग्लिश में आपका सही है। तो हमारे यहां फुट ही लिखा जाएगा, बहुवचन में भी और एक वचन में भी, ठीक है। वकील का वकला, तो वकला नहीं, वकील का वकीलो बनाइए, वकील का वकीलो बनाइए। नियम आप वही चलाएंगे जो हिंदी व्याकरण के नियम हैं। एक लाइन और लिख दें, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा पद प्रायः एक वचन में प्रयोग होगा, प्रायः एक वचन में। एक उदाहरण लिख लें, इसी पे एक उदाहरण डाल दीजिए। हमारे देश की अधिसंख्य, अधिसंख्य, अधिसंख्य जनता अशिक्षित है, अशिक्षित है। अब जनता, अधिसंख्य जनता बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन समूह की बात कर रहे हैं आप, तो आपने एक वचन में प्रयोग कर दिया जनता। जनताओं आपने नहीं कहा, जनता, जनता। भीड़ एक वचन में प्रयोग होगा। छात्रों का हुजूम है तो एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है। एक लाइन और लिख दें, जातिवाचक संज्ञा पद का प्रयोग संज्ञा पद का प्रयोग प्रायः एक वचन में होगा। एक वचन में होगा। जैसे गाय हमारी माता है, जबकि गाय में सारी गाय आ गई, गाय हमारी माताएं हैं नहीं कहते हम, गाय हमारी माता है। शेर जंगल, अब शेर में तो सब शेर आ गए, लेकिन एक वचन में प्रयोग करें, शेर जंगल का राजा है, लिख दीजिए, शेर जंगल का राजा है। बाकी आप सम्मान देने के लिए बहुवचन में प्रयोग करेंगे ही करेंगे। यह बात हमारे पिताजी ने बोली थी, बोले हैं। ये मेरे बाबा दादा जो है पहले गोरखपुर से आए हैं, बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, सबका बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। हमारे बाबा गोरखपुर से आए हैं ना, तो है तो एक, लेकिन बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, तो आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग। एक हेडिंग बना लीजिए पन्ना बदल करके, कारक, कारक। कारक, इंग्लिश में आप इसको केस कहते हैं, CASE, केस, कारक।
एक वचन में आप प्रयोग ही कर रहे हैं जनता का, भीड़ का कर रहे हैं। एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं तो एक ही वचन तो जाएगा। कान किस में प्रयोग हो? कान एक वचन में, एक वचन में। शरीर के कैसे? जनता ही तो भाग रही है, जनताओं थोड़ी भाग रही। हाँ तो कह तो रहे बहुत भाग रही है। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे कुछ लोग रुके, जो रुकेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। प्रयोग आप करेंगे एक वचन में, जनताओं नहीं कहेंगे, जनता ही कहेंगे ना। हाँ, भीड़ भीड़ रहेगी, भीड़ों नहीं होगी, भीड़। हाँ कानों में, अब नियम से तो कान में नहीं, अब आपके कानों में तो अलग मुद्दा है, भाषा है, लेकिन कान में जो, कानों में नहीं, कान में। अब बोलने को तो हम बोल देते हैं, ठीक है, भाषा काम आपने कहा, हम समझ गए, लेकिन घर वाले तो यही बोलते हैं ना, कान में जू नहीं रहेगा, कानों में जी नहीं कहते हैं। कान बहुवचन में, एक वचन में प्रयोग होगा, एक वचन में। कान, कान दिखाने जा रहे हैं, कान के डॉक्टर हैं, कानों के नहीं। शरीर के अंग जितने हैं, अपना हाथ रख दीजिए तो पता नहीं दाहिना रखेंगे बायां रखेंगे, लेकिन हाथ है तो रखेंगे। ये थोड़ी कहते हाथों को रख दीजिए, आपके हाथों का साया मेरे सिर पे रहे। हाथ का दाहिना बायां जो भी होगा, लेकिन हाथ है वो शरीर के अंग। तो चलिए एक लिखिए, इसमें एक लाइन लिखिए, कारक। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है करने वाला, डैश दे करके, करने वाला। करने वाला, फिर नीचे पूर्ण विराम कर दी, नीचे आ जाइए, लिखिए वस्तुतः संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ शब्द के साथ बोध, बोध बोध ज्ञान, बोध हो, बोध हो, कॉमा कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। कारक वह शब्द हैं जो वाक्य के बाहर इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर वाक्य में इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ स्पष्ट नहीं होंगे। राम रावण मारा, अब आप जान ही रहे हैं कि रावण ने मारा है कि राम ने मारा है, कौन इसमें कर्ता है कौन इसमें कारक है, जान ही नहीं सकते। हमने कह दिया, सब पूरा मामला बदल गया। यही कारक, यद्यपि वाक्य के बाहर इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वाक्य के भीतर आकर के वाक्य के अर्थ को एकदम निश्चित कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, वो कारक कहलाते हैं। देख रहे हैं ना, यानी कि
संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध क्या है, ये कारक डिसाइड करेंगे। ये कारक डिसाइड कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, इसमें कौन कर्ता है कौन कर्म है। पूरा खेल पलट रहा है। इस वाक्य में कर्ता ये हो गया, हाँ, कर्ता की विभक्ति होती है। जैसे आप जितने स्वर हैं उनकी मात्राएं लिखते हैं, वैसे कारक ये स्वयं जो है प्रयोग ना होकर के अपनी विभक्ति के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आप आ ई करते हैं तो जब वाक्य में शब्दों के साथ जाते हैं तो इसकी मात्राएं लेके जाते हैं ना, वैसे कारक स्वयं नहीं जाते हैं, इनके अपनी विभक्तियां हैं उसी के साथ ये जाते हैं। एक लाइन लिखिए। हिंदी भाषा में कारक के भेद डैश, गुरुजी संज्ञा के भेद, पांचों का उच्चारण। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सोना चांदी गुरुजी किस वाले में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा कि जातिवाचक में? द्रव्यवाचक में आएगा। दया करुणा हर्ष विषाद क्रोध में समूहवाचक में कि द्रव्यवाचक? भाववाचक। सर्वनाम के गुरुजी भेद बता दीजिए। 6 सर्वनाम के 6 भेद है, 6 का उच्चारण कर दीजिए मैडम प्लीज, आराम से बैठ करके। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, और एक जो पूछा जाता है मैं अपने आप बताऊंगा, आप मत बोलिए। संज्ञा कितने हो गए? सर्वनाम। विशेषण कितने हैं गुरुजी? विशेषण 4। एक गुणवाचक, रंग रूप आकार जितना भी आपको बताना है गुण में बताइएगा। फिर आप संख्या बताइएगा 1 2 3 4 संख्यावाचक। फिर आप नाप तौल बताइएगा किलो चीनी परिमाणवाचक। एक और है सार्वनामिक विशेषण, यह घर सफेद है तो यह यहां संज्ञा 5। 4 रह गई। संज्ञा 5, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद 5, कुल शब्दों का भेद 5, संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4, क्रिया मुख्यतः 2, अकर्मक सकर्मक। बिल्ली चूहे को दबोच ली या पकड़ ली, सकर्मक है। बिल्ली करता है और क्रिया है दबोचना, और किसको दबोचा है? तो चूहे को, तो सकर्मक है। ठीक है, अब आ गए हम लोग कारक पे। सबसे ज्यादा, न 5 न 6 न 4, कुछ नहीं, एकदम सीधे दुगना। 4 दूनी 8, विशेषण दुगना न 8। कारक के 8 भेद है। सब रट डालिए, सब रोज थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सब रोज वही। अब चले, अभी थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे तो मजा आएगा, और एक दूसरे करिए। जैसे हम आपसे पूछे तो फिर सब लोग एकदम, इनको लगे कि भाई हम कोशिश करें। सब आ जाओ।